नमस्कार। 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सिलेंडर से निकली आग ने विकराल रूप ले लिया और देखते ही देखते कई दुकानें जलकर राख हो गईं। ऊंची ऊंची उठ रही लपटें मानो सब कुछ जलाकर खाक करने पर आमादा हैं। तस्वीरें असम के मोरी गांव की हैं, जहां जगी रोड में आग लगने से 9 दुकानें जलकर राख हो गई। जानकारी के मुताबिक आग एलपीजी सिलेंडर में लीकेज के कारण लगी। देखते ही देखते आग ने भयावह रूप धारण कर लिया और कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने की खबर मिलने के बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचा और कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक 9 दुकानें पूरी तरह जल चुकी थी। आग लगने की इस घटना में करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में एक होटल में आग लगने से 2 लोगों की जलकर मौत हो गई, जबकि 2 युवक झुलस गए। इनमें एक युवक की हालत गंभीर बताई गई है। घटना बसेरा ग्रुप के होटल वृंदावन गार्डन की है, जहां होटल की ऊपरी मंजिल में गुरुवार की सुबह भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक वृंदावन में रामकृष्ण मिशन अस्पताल के समीप बसेरा ग्रुप का होटल वृंदावन गार्डन है। 3 मंजिला होटल की ऊपरी मंजिल पर सुबह करीब 5 बजे आग की लपटें उठती दिखाई दी, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि आग की शुरुआत गोदाम से हुई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। चीख पुकार मच गई। होटल के कमरों में ठहरे श्रद्धालु बाहर निकलकर भागने लगे। घटना की सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गईं। दमकल कर्मियों ने आग को बुझाने के लिए प्रयास शुरू किए। इस बीच आग में फंसे 2 लोगों को बाहर निकाला गया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद होटल में लगी आग बुझाई जा सकी। आग बुझाने के बाद जब पुलिस और दमकल कर्मी अंदर गए तो पूरी तरह जली अवस्था में 2 शव मिले। आग लगने के बाद ये लोग बाहर नहीं निकल पाए थे। कई कोशिशों और कड़े कानून के बावजूद पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। थमने की बात तो छोड़ ही दीजिए, दिनों दिन इसमें इजाफा हो रहा है। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि 1 नवंबर तक पराली जलाने की घटनाओं का आंकड़ा 17,000 को भी पार कर गया है, जबकि पिछले वर्ष 1 नवंबर तक ये आंकड़ा 15,000 को भी छू नहीं पाया था। पराली जलाने के मामलों में सबसे आगे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का विधानसभा हल्का संगरूर है। इस बार धान कटाई के बाद आगजनी की कुल घटनाओं का आंकड़ा 17,846 हो गया है। 1 नवंबर तक पूरे पंजाब में 3,560 जगह पर पराली जलाने की घटना रिकॉर्ड की गई है। जिस तेजी से पराली जलाने के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, उससे लगता है कि आने वाले समय में हवा सांस लेने लायक भी नहीं रहेगी। पिछले दिनों कई किसानों पर रेड एंट्री दर्ज की गई थी और उन्हें लाखों का जुर्माना भी लगाया गया था। इसके बावजूद पराली जलाने के मामले कम होते नजर नहीं आ रहे। इस मामले को लेकर विरोधी पार्टियां पंजाब सरकार पर निशाना साध रही हैं। दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है। जहरीली हवा से लोगों का दम घुट रहा है। गुरुवार की सुबह भी दिल्ली का औसत AQI 346 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। हालांकि ये बीते दिन की तुलना में थोड़ा बेहतर जरूर है। बुधवार को दिल्ली का औसतन AQI 354 रहा। दिल्ली एनसीआर के इलाकों की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से नोएडा में सबसे ज्यादा प्रदूषण का असर देखा गया है। बुधवार को नोएडा में स्थिति बेहद गंभीर थी, जहां सुबह AQI 406 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में माना जाता है। यहाँ गुरुवार को भी AQI 393 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब श्रेणी में है। एनसीआर के बाकी शहरों में गुरुग्राम में गुरुवार AQI 318 और दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 के पास AQI 333 दर्ज किया गया, जो कि बेहद खराब श्रेणी में ही है। बुधवार को दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 के पास AQI 350 और गुरुग्राम में AQI 346 के साथ वायु की गुणवत्ता बहुत खराब रही। ये है बीएसएफ के जवान, जिन्हें देखकर दुश्मन देश की रूह कांप जाती है। ये हिम्मत और हौसले का सटीक उदाहरण है, जिन्हें देखकर दहशतगर्द दहशत में आ जाते हैं और इनके शौर्य का लोहा तो दुश्मन भी मानते हैं।
इन धमाकों की गूंज सीमा पार दुश्मन देशों को सीधा संदेश दे रही है कि भारत की ओर आंख उठाने वालों को नस्ते नाबूद करने के लिए बीएसएफ पूरी तरह से तैयार है और मुस्तैद है। दरअसल राजस्थान के किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज में बीएसएफ की 51वीं सपोर्ट वेपन्स प्रतियोगिता का आगाज हुआ। देश भर के बीएसएफ के 11 फ्रंटियर के सैकड़ों जवान हिस्सा ले रहे हैं। बीएसएफ के शार्प शूटर ने अचूक निशाना साधकर दुश्मन के ठिकानों को मटियामेट किया। 51वीं अंतर सीमांतर सपोर्ट वेपन शूटिंग प्रतियोगिता के शुभारंभ के साथ ही जैसलमेर के किशनगढ़ का पूरा क्षेत्र बम के धमाकों और मीडियम मशीन गन की गोलियों की बौछार से गूंज उठा। रात का अंधेरा और माहौल में फैला सन्नाटा। ग्रामीण अपने घरों में सुकून की नींद सो रहे थे, तभी अचानक धान के खेत में गजराज का झुंड पहुंच गया और हाथियों ने धमाक चौकड़ी मचानी शुरू कर दी। हाथियों के उधमपात की खबर के बाद ग्रामीण खेत पहुंचे तो वो हैरान रह गए, क्योंकि खेतों में 1-2 नहीं बल्कि 15 हाथी मौजूद थे। लोग मशाल लेकर हाथियों को भगाते हुए नजर आए। दरअसल लोहरदगा में सेना थाना क्षेत्र के उरु चटकपुर में देर रात जंगली हाथी का झुंड पहुंचा, जिससे लोगों के बीच दहशत का माहौल कायम हो गया। ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी जानकारी देते हुए हाथियों को मशाल से भगाने की कोशिश की। इलाके में 15 हाथियों का झुंड मौजूद है और कई किसानों की फसल को हाथियों ने रौंद कर नष्ट कर दिया। वहीं ग्रामीणों के साथ ही वन विभाग की टीम भी हाथियों पर नजर रखे हुए है। किसानों ने फसल नुकसान की मुआवजे के लिए वन विभाग से मांग की। इधर वन विभाग की टीम के अनुसार हाथियों का झुंड सेरिंगदाग थाना क्षेत्र के रास्ते से होकर बेतला की ओर चला गया है। वैसे तो हमारा समाज आधुनिक होता जा रहा है और बेटा बेटी को अब एक नजरों से देखने का दावा किया जा रहा है, लेकिन दहेज रूपी दानव लोगों के जहन में अभी भी डेरा जमाए हुए है, जिसके कारण कई बार अप्रिय खबरें सामने आती रहती हैं। ऐसा ही एक मामला अलवर जिले से आया है, जहां दहेज को लेकर लग्न टीका समारोह में हंगामा हो गया। वधु पक्ष ने वर पक्ष पर ऐन वक्त पर 11 लाख रुपए दहेज मांगने का आरोप लगाते हुए शादी तोड़ दी। मामला बढ़ता हुआ सदर थाने जा पहुंचा। वहां वधु पक्ष ने वर पक्ष पर दहेज का मामला दर्ज कराया है। पुलिस के मुताबिक नीमराना के घिलोठ निवासी अशोक यादव की बेटी और शादी डेहरा शाहपुर निवासी राम प्रताप के बेटे राकेश के साथ तय हुई थी। राकेश आर्मी में क्लर्क है। 4 नवंबर को शादी की तारीख तय थी। 2 नवंबर को लग्न टीका के लिए वधु पक्ष के लोग वर पक्ष के दरवाजे पर पहुंचे थे। आरोप है कि नाश्ते के बाद लड़के के ताऊ और महिलाओं ने वधु पक्ष वालों को बुलाया। उन्होंने 11 लाख रुपए, सोने की 11 अंगूठी और 11 जोड़ी पायचीप देने की मांग की। वर पक्ष की ओर से दहेज मांगने पर हंगामा शुरू हो गया और आखिरकार वधु पक्ष ने शादी तोड़ दी। 4 महीने विश्राम के बाद यानी देव उठनी एकादशी को भगवान जागने वाले हैं और इसके साथ ही विवाह आदि मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे। 4 नवंबर को देव उठनी एकादशी है और इस अबूझ मुहूर्त में प्रदेश में बड़ी संख्या में विवाह संपन्न होंगे। ऐसे में दौसा जिले में बड़ी संख्या में बाल विवाह की आशंका है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट है। बाल विवाह रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया है। कलेक्टर ने सभी उपखंड अधिकारियों और तहसीलदारों को क्षेत्र में होने वाली शादी समारोह पर पैनी नजर रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि बाल विवाह न हो पाए। कलेक्टर ने लोगों से अपील भी की है कि बाल विवाह की रोकथाम के लिए जागरूक रहे, ताकि बच्चों की जिंदगी खराब न हो। उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि उनके पास किसी बाल विवाह की खबर हो तो तत्काल ही प्रशासन को सूचित करें। बता दें कि कुछ वर्षों पहले जब यूनिसेफ के सर्वे में दौसा जिले में 34% बाल विवाह होने की बात सामने आई थी, इसके बाद से ही प्रशासन इसे लेकर अलर्ट है। मेरा आप सबसे दौसावासियों से ये निवेदन है, साथ ही साथ में अगर कहीं पे ऐसी कोई कुरीति हो रही है तो आप प्रशासन को, मुझे पर्सनली आप कन्वे कर सकते हैं। टोंक जिले के टोडा राय सिंह में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ बारिश के दिनों में आमसागर की दीवार ढहने से आसपास के घरों में रिसाव हो रहा है, जिससे घरों में दरारें आ गई हैं। ऐसे में करीब 30 घरों के लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। दरअसल अगस्त के महीने में ही दीवार गिरी थी, जिसके बाद कलेक्टर और एसडीएम ने दौरा किया था। इस दीवार को लेकर लोगों ने भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए थे। तब से आज तक प्रशासनिक अधिकारियों और विधायक ने दौरे और सर्वे किए, लेकिन इसके बाद क्षतिग्रस्त घरों को खाली नहीं कराया गया। पाल देख रहे हो ना मेरे पीछे,
इसकी घोर लापरवाही है प्रशासन की, जो कोई ध्यान नहीं दे रहा। पिछले काफ़ी टाइम से प्रशासन को सूचित किया, उसके बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया। ये जो दीवार टूटी हुई दिख रही है, ये दीवार टूटी एक ही मकान में नहीं है, लगभग कम से कम दर्जनों मकानों में ये दीवार टूटी हुई है। पट्टियाँ टूटने का भय है, जनाने की संभावना है। ये आम सागर की वजह से ये सारी पोजीशन हो गई पूरे मोहल्ले की। घरों में रह रहे लोगों ने हादसे की आशंका जताई है। प्रशासन आम सागर से डी वाटरिंग का काम कर रहा है, लेकिन एक पंप से आम सागर को खाली होने में काफी समय लगेगा। लोगों ने प्रशासन पर हादसे का इंतजार करने का आरोप लगाया है। झुंझुनू जिला प्रशासन और महिला अधिकारिता विभाग के नवाचार अब जिले की महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। राज्य सरकार की IM शक्ति योजना जिले की महिलाओं के लिए फायदेमंद साबित हो रहे हैं। महिलाओं को इस योजना से रोजगार मिल रहा है और आत्मनिर्भर बन रही हैं। महिला अधिकारिता विभाग की पहल पर 332 महिला समूहों को करीब 14 करोड़ 35 लाख रुपए लोन दिया गया है, जिसके जरिए महिलाएं खुद का रोजगार कर रही हैं। जो भी लेडीज़ों का सिलाई वगैरह है या फिर ब्लॉक पेंटिंग है, कढ़ाई है, जो भी है सब काम करवा रहे हैं। जिले में अभी तक 332 महिलाओं को हमने लोन उपलब्ध करा के उनका स्वरोजगार स्थापना में बड़ा योगदान दिया है। महिला अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक विप्लव न्योला ने बताया कि मिशन सी और IM शक्ति योजना के अंतर्गत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है। जिन महिलाओं के हाथ में रोजगार नहीं था, वे इस योजना से छोटे छोटे व्यवसाय संचालित कर 25 से 30 हजार रुपए आय प्राप्त कर। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के माध्यम से राज्य की कई महिलाएं आज आत्मनिर्भर हो चुकी हैं और अपने दम पर परिवार का खर्च वहन करने के साथ ही दूसरी महिलाओं को भी रोजगार दे रही हैं। दौसा जिले की 7,988 महिलाएं राजीविका की योजनाओं का लाभ ले रही हैं। राजीविका की ओर से महिलाओं को कई अलग अलग विधाओं में प्रशिक्षण दिया जाता है और उसके बाद स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाता है। इतना ही नहीं, बैंकों के माध्यम से इन महिलाओं को संपूर्ण लोन भी उपलब्ध कराया जाता है ताकि महिलाएं स्वरोजगार शुरू कर सके। इस योजना के माध्यम से महिलाएं कैंटीन, दरी कालीन उद्योग, लेदर उद्योग, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, डेयरी उद्योग, किराना स्टोर, फैंसी दुकान, आटा चक्की, सिलाई का कार्य, वाहन का कार्य, पेपर प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर एक्टिविटी, पशुपालन, कृषि सेक्टर में अपने बलबूते पर काम कर रही हैं। कुर्सियां लगी हैं, सामने CISF के जवान और अधिकारी बैठे हैं। रेड कारपेट बिछी है जिस पर CISF के जवानों के साथ कदम से कदम मिलाकर कुत्ते चल रहे हैं। कुत्तों को फूल माला पहनाई जा रही है, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। तस्वीरें केरल के कोच्चि हवाई अड्डे की हैं, जहां कुत्तों की विदाई के लिए समारोह का आयोजन किया गया। ये वो कुत्ते हैं जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए सेना के किसी जवान या अधिकारी की तरह ही 10 साल तक सेवा दी। रिटायरमेंट का उम्र हो चला तो विदाई समारोह आयोजित किया गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। अभी तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई ये यात्रा आंध्र प्रदेश में चल रही है। यात्रा से जुड़ी राहुल गांधी की कई तस्वीरें और वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं, जिसमें वे अलग अलग लोगों से मिलते जुलते दिखाई दे रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का एक ऐसा ही वीडियो आंध्र प्रदेश से सामने आया। इसमें आंध्र, तेलंगाना और दक्षिणी ओडिशा के आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ राहुल डांस करते नजर आ रहे हैं। ये जो डांस आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आदिवासियों का लोक नृत्य धीमसा है। ढोल, तासे की थाप और सिंघे की तान पर लोग झूम रहे हैं। बांस से बांसुरी, सूप, पंखे और छोटे मोटे सामान आपने बनते जरूर देखे होंगे, लेकिन अब बांस से बनने वाले आकर्षक घरेलू सामान से लेकर सुंदर मकान तक बनाए जा रहे हैं। देवास शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर इंदौर भोपाल हाईवे पर आर्टाइसॉन एग्रोटेक कंपनी पिछले 5 सालों से कटंगा बांस से सैकड़ों तरह के फर्नीचर बनाने का कार्य कर रही है। इस कटंगा बांस से बेहतरीन घर, फर्नीचर, पवन चक्की की पंखियां सहित कई आकर्षक सामान बनाए जा रहे हैं। कंपनी के CEO का कहना है कि इस बांस
बांस के उपयोग से बने सामान 50 से 70 सालों तक टिकाऊ हो सकते हैं। बांस के लिए भारत को दुनिया का कैपिटल बनाने के उद्देश्य से कंपनी काम कर रही है। केवल देवास से आपूर्ति नहीं हो पाने के कारण प्रदेश के कई जिले के साथ ही पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड में भी बांस मंगाए जा रहे हैं। कंपनी के कर्मचारी ने ही किसानों को बीज से लेकर बांस का रखरखाव के गुर भी बता रहे। विदेशों के कई ऑर्डर भी कंपनी तैयार करने में लगी है। स्टूडेंट लाइफ में प्यार और फिर उसके बाद बाल विवाह होना, बाल विवाह के कारण हुए जीवन बर्बाद होने का संदेश लवाइन अ टाइट स्लैप उपन्यास के जरिए बखूबी दिया गया है। दौसा जिले के गांगतवाड़ी के रहने वाले छात्र नीतीश मुकेश ने ये अंग्रेजी उपन्यास लिखा है। इस उपन्यास में 20 चैप्टर है। छात्र नितिन मुकेश के लिखे इस उपन्यास का दौसा कलेक्टर कमर चौधरी ने विमोचन किया। नितिन पहले भी 2 रचनाएं लिख चुके हैं, जिनमें एक कविता और एक उपन्यास शामिल है। नितिन ने लवाइन द टाइट स्लैप नामक उपन्यास अंग्रेजी भाषा में लिखा है, जिसमें बाल विवाह की कुरीति के खिलाफ संदेश दिया गया है। नितिन मुकेश का कहना है कि वे 10वीं तक गांव के ही स्कूल में पढ़ा था और उसके बाद 11वीं और 12वीं की पढ़ाई उसने दौसा में की। दौसा में कोई मित्र मंडली नहीं थी, ऐसे में उसको लिखने का शौक लगा और अब वो फेमस लेखक बनना चाहता है। रेतीले धुरों के लिए मशहूर जैसलमेर और आसपास में ऐसे अनेक प्राकृतिक स्थान हैं, जहां हिमालय, हिंदू कुश पर्वतमालाओं और यूरेशिया के वनों में रहने वाले रंगीन फ्लाई कैचर पक्षी देखने को मिल जाएंगे। ये पक्षी मानसून के बाद सर्दी के मौसम में प्रवास के लिए जैसलमेर पहुंच जाते हैं। जिले के कई तालाबों, खडीनों और मगरों के बीच घाटियों में सघन पेड़ों, मेढ़ों के बीच पक्षियों के समूह को इनकी सुरीली आवाज, उड़ान और रंगीन परों से पहचाना जा सकता है। जैसलमेर में अधिकांश पक्षी आते हैं जिन्हें तालाब की तलाश नहीं रहती। वहीं कुर्जा मुख्य रूप से तालाब की तलाश में आते हैं। लाठी, देगराय, ओरन और नेतसी तालाब पर पिछले कुछ सालों से कुर्जा नजर आने लगे हैं। कुर्जा ही एकमात्र ऐसा साइबेरियन पक्षी है जो हिमालय के ऊपर से उड़ान भरकर आता है। वहीं पिछले कुछ साल से लॉन्ग लेग बजर्ड जैसलमेर पहुंच रहे हैं। इन पक्षियों को किसानों का मित्र पक्षी भी कहा जाता है, क्योंकि ये छोटे कीट पतंगों का सेवन कर कीट नियंत्रण का कार्य करते हैं। छपरा के पुरवारी पट्टी गांव में एक दुर्लभ प्रजाति का सफेद कछुआ लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। गांव के मुन्ना सिंह ने दुर्लभ प्रजाति के सफेद कछुए को पकड़कर घर में पाल लिया है। ये कछुआ अभी छोटा है और ये सफेद रंग का है। सबसे आश्चर्य की बात है कि हर कछुए का कवच ढलाव रूप में होता है, लेकिन इसके कवच में एक उभार निकला हुआ है। बताया जा रहा है कि इस कछुए को मुन्ना सिंह के बेटे ने गली में पाया, जिसके बाद बच्चे उसे घर लेकर आए। तेजी से खत्म हो रहे कछुओं की कई प्रजातियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक एवं संरक्षण समितियों ने रेड लिस्ट में डाला है। फिलहाल अभी तक वन विभाग ने इस कछुए को बरामद नहीं किया है। दुर्लभ प्रजाति का सफेद कछुआ लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। कछुआ मिलने की खबर के बाद से ही इलाके के लोग सैकड़ों की संख्या में कछुआ देखने पहुंच रहे हैं। विश्व में कछुओं में 260 प्रजातियां पाई जाती है। विश्व में पाई जाने वाली 260 प्रजातियों में से 85 प्रजातियां एशिया में पाई जाती है। उड़ीसा का समुद्री तट कछुओं के आवास और उनके प्रजनन के लिए दुनिया भर में मशहूर है। प्रकृति में ईश्वरीय शक्ति के निवास का प्रतीक पर्व अक्षय नवमी यानी आंवला नवमी सनातन संस्कृति का बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाए जाने वाला ये त्योहार बुधवार को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है, जिसमें आंवला के वृक्ष की पूजा की जाती है और वहीं पकाकर वृक्ष की छांव में ही भोजन ग्रहण किया जाता है। टोंक में भी आंवला नवमी के मौके पर लोगों ने बड़ी ही आस्था और श्रद्धा के साथ आंवले के वृक्ष की पूजा की। टोंक के मंशापूर्ण भूतेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आंवले के पेड़ों की पूजा के लिए दिन भर महिलाओं की आवाजाही रही। ये पूजा परिवार की सुख समृद्धि और वैभव के लिए की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी से लेकर कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष में ही वास करते हैं। मान्यता है कि आंवले में तुलसी और बेलपत्र के गुण एक साथ पाए जाते हैं। ऐसे में आंवले की पूजा से एक साथ भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा का फल प्राप्त होता है।
कैनवास पर नजर आ रही ये पेंटिंग दुनिया की सबसे महान और ऐतिहासिक प्रेम कहानी को बयां कर रही है। ये प्रेम कहानी है ग्वालियर के महान शासक राजा मान सिंह तोमर और गुजरी रानी की। ग्वालियर के कलाकार नानक माहौर ने गुजरी रानी और राजा मान सिंह तोमर की प्रेम कहानी को इन तस्वीरों के जरिए बयां किया है। पेंटिंग में गुजरी रानी आपस में लड़ रहे दो भैंसों को अलग करती नजर आ रही हैं, तो वहीं दूर घोड़े पर राजा मान सिंह तोमर इस दृश्य को देख रहे हैं। पीछे ग्वालियर का ऐतिहासिक किला नजर आ रहा है। गुजरी रानी के बल सौंदर्य को देख राजा मान सिंह तोमर ने उससे शादी का प्रस्ताव रखा। रानी ने भी 3 शर्तें रख दी, जिसमें उसके अलग महल बनवाने, पीने के लिए महल में राई गांव का पानी लाने और युद्ध में हमेशा साथ रखने की शर्त रखी गई। राजा मान सिंह ने तीनों शर्तें मान ली और गुजरी रानी के लिए 700 साल पहले ग्वालियर किले की तलहटी में बेहतरीन महल बनवाया, जिसे लोग गुजरी महल के नाम से जानते हैं। आज यहाँ संग्रहालय है। इसमें एक प्रेम का भी है उनका। जब मृगनंदी राई गांव में जो साग नदी है तो उसमें पानी भरने के लिए गई थी वो, तो और मतलब कि मान सिंह तोमर जो थे वो शिकार खेलने के लिए गए थे वहाँ पर। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।